नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने कार्ल मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत की आलोचना। तो इतिहास की भौतिकवादी या इतिहास की आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत है वो अपने आप में एक प्रकार से महत्वपूर्ण है और हमारे सामने एक इस सत्य का भी प्रतिपादन करता है कि इतिहास के विकास में आर्थिक तत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विभिन्न ऐतिहासिक आंदोलन और क्रांतियों या विभिन्न ऐतिहासिक परिवर्तनों के पृष्ठभूमि में आर्थिक अवस्थाएं या आर्थिक जो कारण है वो महत्वपूर्ण रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स ने हमारे सामने इतिहास के अध्ययन को बहुत विस्तृत कर दिया। जो अब तक राजा महाराजाओं या युद्धों की कहानियाँ समझा जाता था, कार्ल मार्क्स ने उसको एक प्रकार से आर्थिक तत्वों और आर्थिक परिस्थितियों से जोड़कर हमारे सामने पेश किया कि इतिहास में जो परिवर्तन होते हैं उसमें आर्थिक तत्वों या परिस्थितियों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन फिर भी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में सबसे बड़ी गलती वह यही करता है कि उसने इतिहास में जो भी परिवर्तन होते हैं या जो आंदोलन या क्रांतियाँ होती है उसमें आर्थिक तत्वों को आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया है। तो उसकी और विभिन्न आधारों पर भी मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत की आलोचना की जाती है, जो इस प्रकार है। पहली आलोचना, मानव इतिहास का विकास किसी एक तत्व से नहीं हुआ। मानव समाज के विकास में हम देखें कि आर्थिक तत्व ही केवल महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक विभिन्न तरह के तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें हम देखें जलवायु, भौगोलिक स्थितियाँ हैं, मनुष्य का विवेक है, मानव की अपनी महत्वाकांक्षाएँ, भावनाएं, इच्छाएँ भी इसमें महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न तरह के जातीय पक्षपात, षड्यंत्र, अंधविश्वास, विभिन्न प्रकार के शक्ति सत्ता के नाम पर संघर्ष आदि भी इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स ने उसकी उपेक्षा की और उसने केवल आर्थिक तत्वों पर बल दिया और गैर आर्थिक तत्वों की ओर कार्ल मार्क्स ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा सिद्धांत है, दूसरी आलोचना है एक तरफा सिद्धांत है। उसकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का जो सिद्धांत है वह एक तरफा सिद्धांत है, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि समाज में वह कहता है कि जिस वर्ग के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है सत्ता उसी के हाथ में ही होती है। हालांकि ये बात पूंजीवादी व्यवस्था में सत्य है, लेकिन क्योंकि उसमें राजनीतिक सत्ता जो है उसी के हाथ में होती है जहाँ आर्थिक सत्ता जिसके पास में होती है। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से हम सच नहीं मान सकते कि एक तरह से एक तरफा अध्ययन है। अगर हम भारत की ओर देखें तो भारत में ब्राह्मण और क्षत्रियों के पास राजनीतिक सत्ता होती थी, लेकिन उनके पास आर्थिक सत्ता नहीं होती थी। मध्य युग में हम देखें तो पोप की शक्ति का आधार भी उसकी आर्थिक सत्ता नहीं हुआ करती थी। वर्तमान समय में विभिन्न प्रशासनिक कर्मचारी जो है उनका महत्व उनकी आर्थिक सत्ता के कारण नहीं है। तो इस प्रकार ये सिद्धांत जो है एक तरफा स्थिति के महत्व को प्रतिपादित करता है। तीसरी आलोचना, आकस्मिक, दैवीय और संयोगवश होने वाली घटनाओं की उपेक्षा। इतिहास इस बात का गवाह है कि इतिहास में विभिन्न छोटी या बड़ी जो घटनाएं होती है वह एक प्रकार से आकस्मिक, दैवीय, संयोगवश भी होती है। जैसे हम देखें कि हम देखें महाभारत में, रामायण में या गौतम बुद्ध के जीवन को देखें तो कुछ ऐसी जो बड़ी बड़ी जो घटनाएं हुई है उसमें संयोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उसकी उपेक्षा कार्ल मार्क्स ने अपने अध्ययन में की है। तो इस प्रकार हम देखें कि वर्तमान संसदीय प्रणाली का भी अगर विश्व में हम अध्ययन करते हैं तो वो भी अपने आप में संयोगवश घटनाओं का ही परिणाम है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इतिहास के विकास या उसके परिवर्तन में उन महत्वपूर्ण संयोग की घटनाओं की उपेक्षा की है। चौथी जो आलोचना है वह है आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कभी नहीं होती। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास जो है वो आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक प्रकार से इतिहास है, लेकिन आर्थिक आवश्यकताओं का कभी अंत नहीं होता है और वो निरंतर व्यक्ति के साथ ही चलती रहती है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने कहा है कि आर्थिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो व्यक्ति जो है विभिन्न अवस्थाओं में करता है और उसके लिए वो आंदोलन या क्रांतियाँ करता है। तो इस प्रकार हम देखें कि आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो एक प्रकार से
व्यक्ति अपने जीवन के अंत होने तक कभी भी उसको पूरा नहीं कर पाता है। 5वीं आलोचना है कि संघर्ष केवल आर्थिक तत्वों के कारण नहीं होता। कार्ल मार्क्स ने इतिहास को संघर्ष या युद्ध की कहानी बताया है जिसमें कि आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं तो विभिन्न युद्धों का कारण केवल आर्थिक अवस्थाएं या आर्थिक तत्व नहीं रहे हैं, बल्कि अन्य विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक तत्वों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है विश्व में संघर्षों में। इसकी 6ठी आलोचना है कि आर्थिक प्रणाली ही सिद्धांतों को जन्म नहीं देती है, बल्कि कई बार जो सिद्धांत है, विचार है, वो भी आर्थिक परिस्थितियों को या विचारधारा को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि सोवियत संघ में 1917 में जो क्रांति हुई थी वह साम्यवाद की उपज है, एक प्रकार से साम्यवादी सिद्धांत की उपज है। तो इस प्रकार सिद्धांत भी किसी न किसी आर्थिक अवस्थाओं को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार हम देखें भारत में कुटीर उद्योग धंधे वगैरह जो लघु उद्योग धंधे हैं वो भी एक प्रकार से गांधीवादी विचारधारा का परिणाम कह सकते हैं। 7वीं आलोचना ये है कि आर्थिक संबंधों को हम राजनीतिक शक्ति के द्वारा बदल सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स का यह मानना है कि केवल उत्पादन की शक्तियाँ ही उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करती है और उत्पादन की शक्तियाँ जो है वह सभी जगह पर एक समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति के द्वारा हम बदल सकते हैं। तो इस प्रकार देखें कि पाश्चात्य देशों में हम देखें कि वहाँ पर उत्पादन की शक्तियाँ समान है, लेकिन फिर भी उन विभिन्न जो पाश्चात्य देश है उनमें उत्पादन के संबंध एक जैसे नहीं है। पश्चिम राष्ट्रों में पूंजीवादी अवस्था है, लेकिन रूस में समाजवादी व्यवस्था होने से उसके उत्पादन के संबंध कुछ अलग प्रकार के। तो इस प्रकार हम देखें कि राजनीतिक शक्ति द्वारा उत्पादन के संबंधों को न केवल निर्धारित किया जाता है, बल्कि उसको हम उसके स्वरूप को भी बदल सकते हैं। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत में उसने आर्थिक तत्वों पर बहुत महत्व, आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया और अन्य तत्वों की उसने उपेक्षा कर ली, जो कि अपने आप में एक तरफा सिद्धांत बन जाता है और अन्य तत्व जो है वो इतिहास के अध्ययन में या इतिहास की व्याख्या में उपेक्षित हो जाते हैं। तो इस प्रकार अब कार्ल मार्क्स के 2 सिद्धांत और भी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का भी महत्वपूर्ण रूप से उसने अध्ययन किया है कि वर्ग संघर्ष का क्या अर्थ है और किस प्रकार इतिहास जो है वर्ग संघर्ष की कहानी है और वर्ग संघर्ष जो है वो किस प्रकार उसका अंत होता है, उस वक्त संघर्ष का परिणाम क्या होता है, ये सब कार्ल मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत में प्रतिपादित किया है कि वर्ग संघर्ष क्या होता है। इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या का जो सिद्धांत जो हमने उसका पढ़ा वो एक प्रकार से इतिहास में परिवर्तन का या मानव इतिहास में सामाजिक परिवर्तन की एक पद्धति, एक तरीका बताया है कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के द्वारा। तो उसमें वर्ग संघर्ष जो है वो एक प्रकार से उस सामाजिक परिवर्तन का एक साधन या एक हथियार, एक यंत्र है। तो कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग संघर्ष जो विभिन्न इतिहास में जो विभिन्न सामाजिक परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को लाने वाला एक हथियार, एक यंत्र या एक साधन है। तो भौतिकवादी व्याख्या का जो आवश्यक परिणाम जो है वह क्या है, वर्ग संघर्ष है। इतिहास की जो भौतिकवादी या आर्थिक नियतिवाद का जो सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने बताया है उसका परिणाम किस में होता है, निकलता है वर्ग संघर्ष में। तो उसने वर्ग संघर्ष के द्वारा यह बताने का प्रयास किया है कि इतिहास के विकास में समाज का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जो परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन या वह विकास दो विभिन्न विरोधी वर्गों के बीच संघर्ष के कारण होता है। और यह संघर्ष कभी दास का स्वामी से होता है, कभी अमीर का गरीब से होता है, कभी शोषित का शोषक से होता है। तो इस प्रकार के 2 विभिन्न विरोधी वर्ग समाज में विद्यमान होते हैं और इन दोनों वर्गों में कभी भी समझौता या तालमेल नहीं हो सकता, उनमें कोई सहयोग नहीं हो सकता। और इस वर्ग संघर्ष का जो अंत में जो यह वर्ग संघर्ष है वो पूंजीपति और सरवारा वर्ग में होता है, जिसमें सरवारा वर्ग की
विजय अवश्यंभावी होती है और उसमें साम्यवाद की स्थापना, एक साम्यवादी राज्य की स्थापना निश्चित है। तो इस प्रकार हम देखें तो कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग संघर्ष एक साम्यवादी राज्य की स्थापना का एक साधन है, एक यंत्र है। उसने साम्यवाद की स्थापना के लिए वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार उसने बताया कि किस प्रकार वर्ग संघर्ष जो है होता है। इतिहास में विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच जो संघर्ष होता है उसकी क्या कहानी है। तो मार्क्स के लिए इतिहास जो है विभिन्न प्रकार के राजा महाराजाओं या युद्धों की कहानी या घटनाओं नहीं होती है, बल्कि इतिहास उसके लिए विभिन्न विरोधी आर्थिक वर्गों में एक प्रकार से संघर्ष की कहानी है। इसलिए उसके लिए वर्ग संघर्ष इतिहास को समझने की एक कुंजी है, उसको समझने का एक साधन है। और मानव इतिहास का यदि सही अध्ययन हमें करना है तो उसके लिए हमें उसके आर्थिक परिस्थितियों को, पृष्ठभूमियों का अध्ययन करना होगा। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने इतिहास को आर्थिक वर्गों के संघर्ष की कहानी बताया और यह कहा कि विभिन्न वर्गों का आधार आर्थिक या उत्पादन संबंधित शक्तियाँ होती है और इन आर्थिक संबंधों के आधार पर ही वर्गों का निर्माण पतन होता है। और इस प्रकार से विभिन्न वर्ग सामान्य आर्थिक जो हित वाले जो व्यक्ति होते हैं वो एक वर्ग में संगठित हो जाते हैं और जब उनके आर्थिक हित दूसरे वर्ग के आर्थिक हितों से टकराते हैं तो वर्ग संघर्ष होता है। तो इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को जो अर्थ बताया वो इस प्रकार बताया है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। स्वतंत्र तथा दास का संघर्ष, कुलीन तथा नीच का संघर्ष, नवाब और दास का संघर्ष, नेता और यात्री का, एक संघीय नेता यात्री का संघर्ष, एक शोषक और शोषित का निरंतर संघर्ष या विरोध होता रहा है और कभी गुप्त रूप में कभी प्रकट रूप में यह संघर्ष बिना किसी रुकावट के निरंतर इतिहास में चलता रहता है। और यह ऐसा संघर्ष है जिसका अंत या तो समाज की क्रांतिकारी पुनर्गठन में होता है या विरोधी वर्गों के पतन में होता है। तो कार्ल मार्क्स के लिए वर्ग संघर्ष एक प्रकार से उस क्रांतिकारी परिवर्तन में होता है जब अंतिम रूप से साम्यवाद की स्थापना होती है, जिसको वह एक वर्गविहीन और एक राज्यविहीन समाज कहता है। जो हमने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत पढ़ा है जिसमें वो यह कहता है कि उसमें इतिहास की जो विभिन्न अवस्थाओं में जो संघर्ष होता है, उसने जो 6 अवस्थाएं बताई उसमें अंतिम अवस्था बताई है एक साम्यवादी समाज की स्थापना। तो उसके लिए वर्ग संघर्ष का अंत वहीं पर हो जाता है जिसमें पूंजीपति और सरवारा वर्ग के बीच में निरंतर संघर्ष होता है और अंत में जीत सरवारा वर्ग की होती है और पूंजीपति वर्ग का जो है वो विनाश हो जाता है और एक प्रकार से साम्यवाद की स्थापना होती है। तो इस प्रकार उसके लिए वर्ग संघर्ष जो है वो एक प्रकार से साम्यवादी समाज की स्थापना का एक साधन है, जो परिवर्तन समाज में आता है उसका एक साधन है।